हेलो फ्रेंड्स, एसएस क्लासेस भीलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि अम्ल व क्षार किसे कहते हैं। तो अम्ल किसको कहते हैं? तो 8th क्लास तक हमने पढ़ा है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल है। 10th के हिसाब से हमको एक परिभाषा और मिली है जिसका नाम है, जैसे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देंगे? H+ आयन। उनको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है। जैसे HCl को अगर पानी में डालेंगे तो H+ मिलेगा, H2SO4 को डालेंगे तो भी H+ मिलेगा, HNO3 को डालेंगे तो भी H+ मिलेगा, और एसिटिक अम्ल को डालेंगे तो भी H+ आयन मिलेगा यहाँ से। तो कुल मिला के सब में हमको एक चीज़ कॉमन मिल रही है जिसका नाम है H+ आयन। तो अतः ये सारे ही क्या हैं? अम्ल हैं। दूसरा, क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलते हैं इनको? हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो देंगे उनको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है। इनके कुछ उदाहरण है, जैसे NaOH, कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं हम। तो अगर हम इसको जल के अंदर डालेंगे तो OH- देगा। ठीक है। KOH को डालेंगे तो भी OH- देगा। MgOH, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसको अगर हम डालेंगे तो भी OH- मिलेगा। अतः हमको पता लग रहा है कि सब में हमको OH- जो है वो कॉमन प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे ही क्या हैं? क्षार हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो गंध मतलब किसी की स्मेल, या हम बोलते हैं कि किसी की सुगंध हो सकती है, दुर्गंध हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे गंध। तो उसी के हिसाब से हमने इनको सूचक क्या होते हैं? जो हमको पता बताते हैं कि कौन चीज़ अम्ल होगी या कौन सी चीज़ क्षार होगी या लवण होगी। उनके बारे में जो सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूचक। तो गंधीय सूचक की परिभाषा क्या है? वे सूचक जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे? गंधीय सूचक। जैसे प्याज, लौंग, वेनिला। तो ये 3 उदाहरण हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपनी गंध में या स्मेल में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रबल व दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो प्रबल अम्ल, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से घुल जाए या फिर आयनीकृत हो जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है। जैसे कि H2SO4, HNO3। ठीक है। अगला इसका है कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित या घुलते नहीं हैं, उनको हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। जो पूरी तरह से घुल जाते हैं या आयनीकृत हो जाते हैं उसको तो प्रबल, और जो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं या घुलते नहीं हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। इनके उदाहरण क्या है? H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। तो हम अगर सूत्र नहीं लिखना चाहते हैं तो हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है CH3COH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरके में। ठीक है। सिरके में हमको एसिटिक अम्ल मिलता है, तो हम एसिटिक अम्ल सीधा सीधा नाम भी लिख नंबर फॉर्मूले की जगह नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, कि तनु या सांद्र अम्ल से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा इनकी डेफिनेशन है कि तनु का मतलब ये होता है कि जिसमें जितना पानी की मात्रा अधिक होगी वो तनु कहलाएगा। जैसे तनु अम्ल की परिभाषा देखें तो वे अम्ल जिनमें अम्ल की तुलना में जल की मात्रा अधिक हो। मतलब किसकी मात्रा अधिक है? जल की मात्रा अधिक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। और वे अम्ल जिनमें अम्ल की तुलना में जल की मात्रा बहुत कम हो, मतलब अम्ल की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि जल की मात्रा कम है तो अम्ल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उस अम्ल को हम क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो अगर हम बात करते हैं, कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे हमने धातु ली है सोडियम Na। ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम HCl मतलब धातु के साथ।
तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है, ये क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोक्लोरिक में से हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, और हाइड्रोजन ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन यहाँ पे उपलब्ध होंगे तो वो क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस, और हमको मिल जाएगा NaCl। मतलब हमको तो पूछा है कि कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो गैस तो मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस, तो आंसर क्या हो जाएगा, H2 गैस। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं पूरे चैप्टर से, जिसको हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक में कवर किया है या शॉर्ट में समझने की कोशिश करी है। तो पहला है कि अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। दूसरा कि धातु की जगह अगर धातु ऑक्साइड आ जाए तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है, क्षार। क्षार जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। क्योंकि लवण और जल अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है तो इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें हमको क्या पता लगा कि ऑक्साइड आया मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब यहाँ पे बन गया जल। ठीक है, लवण कॉमन है इसमें। फिर अगर हम बात करें क्षार और लवण की तो ये ऊपर वाली अभिक्रिया जैसी ही होगी, क्योंकि धातु ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये सेम होगा। इसमें भी हमको क्या मिलेगा, लवण और जल प्राप्त होगा। ठीक है, फिर अगर हम लेते हैं धातु कार्बोनेट। ठीक है, धातु कार्बोनेट को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको मिलेगा लवण जल, मतलब ऊपर वाले उत्पाद जैसे ही मिल रहा है, एक गैस अलग मिलेगी जिसका नाम है CO2। क्यों मिल रही है, क्योंकि देखो कार्बोनेट है, कार्बोनेट के अंदर क्या होता है, CO3, और CO3 के अंदर ही CO2 गैस छिपी हुई है, अतः हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, CO2 गैस भी मिलेगी। ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो इसमें भी हमको उत्पाद लवण जल और CO2 मतलब ऊपर जैसी अभिक्रिया जैसे ही मिलेंगे। इसके अंदर भी कार्बोनेट होता है तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि दो धातुओं के नाम बताइए जो क्षार के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देती है। ठीक है, तो हमको पता है कि सिर्फ दो धातुएं हैं इस चैप्टर के अनुसार कि जिंक और टिन। ये दो धातुएं हैं जो क्षार के साथ, अम्ल के साथ तो सब अभिक्रिया करते हैं लगभग, ठीक है, पर क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो वो है जिंक और एक है टिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं किंतु अल्कोहल व ग्लूकोज नहीं, क्यों? तो देखिए, हमको पता है कि जो अम्लीय गुण है वो निर्भर करता है H+ आयन पे। किस पे निर्भर, H+ आयन पे। तो HCl और HNO3 जब जलीय विलयन में घोले जाते हैं तो ये H+ आयन में विघटित हो जाते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं होते हैं। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि HCl और HNO3 जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, जबकि ग्लूकोज तथा अल्कोहल जलीय विलयन में H+ आयन में विघटित नहीं हो पाते, क्योंकि ये H+ आयन नहीं दे रहे हैं तो इनको हम अम्लीय नहीं मानेंगे, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब कि ग्लूकोज और अल्कोहल के पास अगर H+ है भी और पर ये H+ आयन दे नहीं रहा है तो ये कैसे होंगे, ये अम्लीय पदार्थ नहीं होंगे, जबकि HCl और HNO3 क्या होंगे, अम्लीय पदार्थ होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, अम्ल जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करते हैं? तो अम्ल जल में घुलकर किसका आयन निर्माण करते हैं, H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन। कैसे, हमको पता है कि अम्ल H+ आयन देते हैं, ये किसके साथ मिलेंगे, जल के साथ मिलेंगे, तो H+ इसमें जुड़ेगा तो H कितने हो जाएंगे, H हो जाएंगे 3 ऑक्सीजन, और इसका जो प्लस है वो इस पे पूरे पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो H3O+ बना इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे हमको पहले ही हम इस अभिक्रिया को डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार वापस देखते हैं कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया कर किसका निर्माण करें, लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, ना कि ये अम्ल रह जाए ना ही ये क्षार रह जाए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, और NaOH ये एक प्रबल क्षार है। तो इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो Cl जो है वो अभिक्रिया कर लेगा Na के साथ, तो NaCl बन जाएगा। OH जो है, OH चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, मतलब क्या बन जाएगा, H2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन एक, तो H2O, अर्थात यहाँ मिल जाएगा हमको जल। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें हमको क्या मिलता है, हमेशा लवण, और दूसरे में क्या मिलता है, जल।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु ऑक्साइड व अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। हम इनकी प्रकृति मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें अम्लीय होगी या क्षारीय प्रकृति होगी। तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, जबकि अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अधातु में भी अ आ रहा है और अम्लीय प्रकृति में भी अ आ रहा है। मतलब अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो किस प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि धातु ऑक्साइड है तो उभयधर्मी ऑक्साइड भी होते होंगे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ऐसा होता है जो अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, उसको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उनको हम कहते हैं उभयधर्मी। मतलब ये 2 तरह का धर्म अपना रहा है, अम्ल का भी अपना रहा है और क्षार का भी, मतलब दोनों का। तो उसको दोनों का अगर कोई व्यवहार दर्शाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उभय। ठीक है। उदाहरण क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति के होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पीएच पैमाना या स्केल किसे कहते हैं, अम्ल क्षार के लिए पीएच परास लिखिए। तो पीएच जो है ये हमको मदद करता है अम्ल और क्षार की पहचान कराने में कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय होगा या कितना क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये हमें उसकी स्केल के बारे में बताता है कि कितना प्रबल हो सकता है, कितना दुर्बल हो सकता है। जैसे पीएच क्या है, हमारे पास एक सूचक है जिसमें पी एक जर्मन शब्द है। आप बुक में देखेंगे तो ये इसके बारे में डिटेल में लिख रखा है कि पी जो एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है पुषांश। पुषांश तो जर्मन में होता है, अगर इसका हिंदी में अर्थ निकाला जाए इसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है। और एच जो है वो किसको बताता है, हाइड्रोजन की सांद्रता को। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की सांद्रता को ही हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। ये हमें किस किस के बारे में मदद करता है बताने में, अम्ल, क्षार और लवण को पहचानने में मदद करता है। ठीक है। अगर हम पीएच स्केल को देखें तो पीएच स्केल जो होती है कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होती है 0 से और ख़त्म होती है 14 पे। बीच वाली जो रेंज होती है उसको हम लिखते हैं 7, इस पे उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। तो 7 से कम पर अगर हम जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेंगे, 7 से ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेंगे, क्षारीय। ठीक है। और 7 से कम है तो अम्लीय। तो इससे क्या मतलब पता लगता है कि जितना पीएच का मान कम होगा उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है। तो 7 से कम होगा, मतलब 7 अगर अधिक है मतलब पीएच का मान क्या है, 7 से कम, तो वो ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है। क्षार की बात करें, क्षार की बात क्या करें तो 7 से 14 पे जा रहे हैं तो इसके पीएच का मान 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ पीएच के मान लिख रखे हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के पर्पज़ से। तो पहला है जठर रस, जिसका मतलब होता है HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके पीएच मान कितना होता है, 1.2। नींबू का रस कितने का, 2.2। दंत सय कब होता है, जब 5.5 से कम हो जाए, मुंह का पीएच 5.5 से घट जाए तब दंत सय होने लग जाएगा। मतलब हमारे दांतों के ऊपर जो परत है इनेमल की वो खराब होने लग जाती है। आशुद्ध जल, आशुद्ध जल या शुद्ध जल, इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। रक्त की बात करें, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसकी कितनी होती है, 7.4। अब रक्त का इतना होता है और हमारे शरीर की अगर बात की जाए परास की, कि हमारा शरीर कितने परास में इसको पीएच परास होती है, तो 7.0 से लेके कितनी होती है, 7.8। मतलब इस परास में ही हम जी सकते हैं या इसको सहन कर सकते हैं। अब अगला देखें, NaOH। NaOH कितना होता है, तो 14 होता है। मतलब ये सबसे प्रबलतम क्षार में एक है। अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा कब होती है, जब वर्षा जल का पीएच कितना हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो क्या होने लग जाएगी, अम्ल वर्षा हो जाएगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या MgOH2, इसके पीएच का मान कितना होता है, 10 होता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पीएच थे जिनको अगर हम याद करें तो एग्जाम के पर्पज़ से हमारे को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। अतिलघुत्मक प्रश्न है, मतलब जिसमें एक एक लाइन के आंसर होंगे। तो पढ़ते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने में
किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो हमको पदार्थ की बात पूछ रखी है, तो पदार्थ के लिए कौन सा हो गया, धावन सोडा नाम लिख सकते हैं या सूत्र लिख सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O और 10 इसके साथ जल के अणु जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए Cl2 की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, तो हमको क्या प्राप्त करना है, विरंजक चूर्ण। तो हम किससे अभिक्रिया कराते हैं, बुझे हुए चूने से, CaOH2 से। इसमें अगर हम जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो इसके अंदर से जल हो जो है वो बाहर हो जाएगा। कैसे समझेंगे इस अभिक्रिया को, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि OH कितने हैं, 2 हैं। OH कितने हैं, 2। तो हम इसको H2O को यहाँ से बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या आ जाएगा, Cl2। ये क्लोरीन गैस किसके साथ जुड़ जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो क्या बन जाएगा कि CaO और Cl2 आ जाएगा, तो CaOCl2 और ये जल के अणु जो हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र व नाम बताना है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH और रासायनिक नाम की बात करें तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण या फिर अगर पूछा जाए कि कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ क्लोरीन गैस का। किसका इस्तेमाल, क्लोरीन गैस का। पदार्थ का पूछ रहा है तो विरंजक चूर्ण और अगर सिर्फ गैस के बारे में पूछ रहा है तो क्लोरीन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता मतलब पानी की मात्रा या पानी जहाँ पे उपलब्ध होता है उससे दूर क्यों रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमको पता है कि कैल्शियम सल्फेट ½ H2O होता है। अगर ये जल से अभिक्रिया कर ले तो ये बदल जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O में, जो इसके जल के अणु जुड़ने के साथ हो गया, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है जिप्सम। तो जिप्सम हमारे काम का नहीं रहेगा प्लास्टर करने में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आर्द्रता से दूर रखते हैं। ठीक है, ताकि ये जिप्सम में परिवर्तित ना हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो अग्निशामक में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो अग्निशामक मतलब आग बुझाने के जो हमने लाल कलर के सिलेंडर्स देखते हैं हर जगह, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो हम उसमें यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। इसके अंदर कौन सी गैस होती है, CO3। तो CO3 में से यहाँ से गैस निकलती है CO2, जो कि आग को बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हम इसको जठर रस भी कहते हैं, तो ये जठर रस पाया जाता है। तो जठर रस एक्चुअल में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो इमली व टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी व सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी में पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल और सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे उदर की या पेट की जलन को दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इसका सूत्र है MgOH2, जो हमने पहले पढ़ा था। इसकी pH का मान कितना होता है, 10 होता है। अतः ये कैसा है, एक दुर्बल क्षार है, तो इसको हम अपने पेट की अम्लता को दूर करने में उपयोग ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दो प्राकृतिक व संश्लेषित सूचक के उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक सूचक तो वो हो जाएंगे हल्दी और लाल पत्ता गोभी वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरे संश्लेषित सूचक की बात करें और संश्लेषित सूचक होते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोनेप्थिलीन। तो ये दो हमारे संश्लेषित उत्प्रेरक सूचक हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है लघुरात्मक प्रश्न, निम्न का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है हमको। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमको पता है इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक हो जाएगा। ठीक है, फिर है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा और नींबू, ठीक है, संतरे और नींबू की बात करें तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो संतरा और नींबू एक जैसे ही हैं, भाई भाई जैसे दिख रहे हैं, नींबू बस छोटा है, संतरा बड़ा है, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, सिट्रिक अम्ल। सिरके की बात करें और सिरके के अंदर सी लगता है, तो सी कहाँ लगता है, मतलब ठंड कहाँ लगती है, जहाँ एसी होती है, तो एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। दही जो है लेट जमता है, लेट जमता है मतलब इसके अंदर कौन सा अम्ल होगा, इसके अंदर होगा लैक्टिक अम्ल।
ठीक है। तो इस तरह के ये अम्ल है, ये मिलान है, तो इसमें हमने मिलान कर दिए। तो पहले में क्या होगा, पहले में हो जाएगा चौथा, दूसरे में कौन सा होगा, दूसरे में हो जाएगा तीसरा, तीसरे में कौन सा होगा, तो तीसरे में हो जाएगा दूसरा, चौथे में कौन सा हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा पांचवा, और पाँचवें में कौन सा आंसर हो जाएगा, पाँचवें में हो जाएगा पहला। तो ये इनके मिलान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न के दो दो उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण और धावन सोडा, इनके हमको उपयोग लिखने हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ज़्यादातर बेकरी उद्योग में किया जाता है, केक बनाने में, टोस्ट बनाने में, ब्रेड बनाने में, तो वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। फिर अग्निशामक में पहले ही हमने पढ़ा था कि लाल सिलेंडर के अंदर हम इसको भरते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन सी गैस होती है, इसके अंदर होती है CO3 गैस, जो हमको मदद करती है आग को बुझाने में, CO2, ठीक है। फिर है अगला कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा क्या है, NaOH, ठीक है। तो पहले नंबर इसका कागज और वस्त्र उद्योग में इसका निर्माण करने में इसका काम होता है। दूसरा है साबुन व अपमार्जक के निर्माण में। तो साबुन और अपमार्जक में हम NaOH का अगर मिलाते हैं, पदार्थ किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का, जिससे हमें प्राप्त होती है साबुन व अपमार्जक। किस में मिलाया जाता है, तो इसको हम मिलाते हैं फैटी एसिड में, ठीक है। अगला देखते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कहाँ काम आता है, एक तो प्लास्टर चढ़ाने में काम आता है, तो मतलब हड्डियों के फ्रैक्चर पर हम इसका उपयोग करते हैं ताकि फ्रैक्चर दूर हो सके। दूसरा मूर्ति व खिलौने के निर्माण में। तो जो हम घरों के अंदर मूर्तियाँ देखते हैं, या हमारे जो गणेश चतुर्थी या माता जी के टाइम पे जो मूर्तियाँ आती है, वो एक्चुअल में किसकी बनी होती थी, POP की, ठीक है। अगला देखते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का काम है जल को जीवाणु मुक्त करने में, तो उनके अंदर जितने भी जीवाणु उनको मार देता है। दूसरा वस्त्रों के विरंजन में, मतलब विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाने में, ताकि उस पर कोई दूसरा कलर किया जा सके। तो विरंजन में कौन सा काम आ रहा है, विरंजक चूर्ण। फिर है धावन सोडा। धावन सोडा का उपयोग हम करते हैं घरों की साफ़ सफाई में, क्योंकि एक्चुअल इसका नाम ही क्या है, धावन, तो इसको धोने में यूज करते हैं। दूसरा कठोर जल को मृदु बनाने में, ठीक है। तो ये जल की कठोरता को क्या करता है, दूर करता है या घटाता है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।